तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा कि पता है कि 75 इसमें क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, तो जल्दी से ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पर्यावरण का भौतिक कारक कौन सा है? तो पर्यावरण का जो भौतिक कारक है वो आपका वायु है। ठीक है ना, वायु किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा। पर्यावरण के कारक हैं, पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं अब आपको यहाँ पे बताना ऑप्शन दिया है। तो पर्यावरण के जो कारक हैं वो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन रीड करूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पर्यावरण के कारक के अंतर्गत यानी जैविक कारक, भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये तीनों कारक आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको बताना है जो कथन सही नहीं है उस कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। जी नहीं, बल्कि सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव संबंध का स्वास्थ्य भी है और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए। सभी कुछ सही है, लेकिन सिर्फ मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इसमें स्थल मंडल का, वायुमंडल का, सभी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का जैविक कारक है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? देखिए पर्यावरण का जैविक कारक जो है सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जो है वो जैविक कारक में आएगा, यानी लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। और मिट्टी, वायु, राजनीतिक स्थिति जो है वो आपके अजैविक कारक यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में आ जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ये सभी, यानी कि पारिस्थितिकी, वानिकी और जैव प्रौद्योगिकी सभी पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और पर्यावरण में इन्हीं का तो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस विषय से पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध है? ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध किस विषय से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका भूगोल से, क्योंकि पर्यावरण में आप भूगोल का ही अध्ययन करते हैं, चाहे जलमंडल का, चाहे वायुमंडल का, चाहे स्थल मंडल का आप अध्ययन करें। ये सभी जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो गहरा संबंध जो होता है पर्यावरण का भूगोल से होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी का, क्योंकि इसमें भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है, स्वास्थ्य एवं पोषण का भी अध्ययन किया जाता है और जीव विज्ञान का, यानी विज्ञान के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जीव के बारे में भी पढ़ते हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक, यानी बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। यानी बालक जो होता है छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा वो होता है तब भी वो उसी पर्यावरण में ही जीवन यापन करता है, उसी पर्यावरण में रहता है, सामंजस्य उससे स्थापित कर लेता है। तो राइट आंसर एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का सांस्कृतिक कारक है? अब सांस्कृतिक कारक कौन सा है पर्यावरण को आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक गतिविधियां। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थित पेड़ पौधे, मिट्टी, ये जो होते हैं ये आपके भौगोलिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, हमारे जीवन से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं, तो वो सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हालांकि हैं सभी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है?
ठीक है ना। आयु बताना है आपको कि जो बालक होता है वो पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो रखता है, वो जानना चाहता है, लेकिन उसके अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे आयु वर्ग बताना है आपको, किस एज के बच्चे ऐसा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना। जो घटनाएं होती हैं उनमें जिज्ञासा तो रखता है जानने की, लेकिन उनको समझने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित, तो यहाँ पे थोड़ा सा एज भी रख लीजिए। अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास में है तो सीधी सी बात है वो 8 से 9 ईयर के बीच का होगा, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3rd, यानी बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उसमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। कि किस तरह से बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, तो पहले आप बच्चों को समझा दीजिए कि आप अपने शरीर को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। खाना खाने के पहले हैंड वॉश करना, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना, तो अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह से नीट एंड क्लीन रहना, ये चीजें आप बच्चों को समझाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। सौर ऊर्जा है पर्यावरण का डैश कारक है। सौर ऊर्जा पर्यावरण का कौन सा कारक है आपको बताना है। तो सौर ऊर्जा पर्यावरण का भौतिक कारक है, ठीक है। कौन सा कारक है, भौतिक कारक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है, आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक है ना। जो जीव विज्ञान की शाखा जो है, जिसे एक नाम से हम जानते हैं, जो जिसमें जीव तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वो पारिस्थितिकी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं तो आप कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। मान लीजिए विद्यालय में जगह नहीं है और आपको कोई फंक्शन करवाना है, तो आप जो विद्यालय में पेड़ पौधे आप उनकी कटाई करवा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन करते हैं, तो ये आप करना पसंद नहीं करेंगे। पर्यावरण का मतलब ही होता है पेड़ पौधे लगाना, ना कि उनकी कटाई करना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अब वो स्थान जो दिया गया है उसमें क्या शामिल किया गया है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, यानी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि हम क्या समझे, जो एक प्रत्येक खंड के अंत में हम क्या समझे एक चैप्टर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब निकलता है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोन नंबर, यानी कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ जानने में कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं शिक्षक की सहायता करता है, हेल्प करता है, हम क्या समझें। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अब जो नीचे दिए गए हैं कर्तव्य उत्तरदायित्व उनका अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है कि कौन कौन से सही हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसका हम राइट आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो 18 का 1 यानी A, D और E, यानी अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। फिर है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ठीक है ना। यहाँ पे माउंटेनियर में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों को उपरोक्त में चयन करना है आपको। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये दिए गए, ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा A, D एंड E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऐसा जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, यानी कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप नहीं है किसकी, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, क्योंकि किसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कविता और कहानियों को शामिल जो किया जाता है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें, अब आपको नहीं है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, यानी कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण पाठचर्या में क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना ये पाठचर्या में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है। अब जो कविताएं और कहानियां शामिल की गई हैं उसका कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2, यानी विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, थोड़ा सा बच्चों में एंटरटेनमेंट होता रहे, वो खुश हों, इसलिए कविता और कहानियां सम्मिलित की गई हैं ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में, यानी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है ईवीएस संक्षेपण, अब आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज में ईवीएस संक्षेपण का अर्थ होता है। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है, कौन सा सुधार करना है। तो वो उसके द्वारा इस तरह का जो किया जाता है कि वो कल्पना परक और जांच पड़ताल वाले जो क्वेश्चन पूछती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी चिंतन कौशलों में सुधार करना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं जितने भी हैं। इसमें से अब जो आपका मॉडल सेट 1 है, इससे लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम जस्ट अभी लेंगे आपके मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है 2 लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुत नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 4, यानी कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है ना, अब हम जल्दी से ले लेते हैं आपका, यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने पीडीएफ में रख दिया है। मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 2 ले लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 2 है। 1 हम देख चुके हैं, 25 क्वेश्चन हमने लिया। ये सेट 2 है जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके सभी जितने भी मॉडल सेट हैं हम अवेलेबल करवा देंगे। हमने आपको बताया था कि जो टारगेट हमारे पास बुक है वो कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बहुत से कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा रही हूँ। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। आपको इसका आंसर देना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 4 हो जाएगा। वृद्धि और प्रजनन यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपके पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं दोनों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टूटता तारा यानी जिसे हम उल्का कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है। टूटता तारा के बारे में आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो है ये 2 हो जाएगा, यानी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। जनरली हम लोग टूटता तारा किसे कहते हैं, एक आग का गोला होता है और वो नीचे की ओर आता है और जहाँ पे वो गिरता है वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो जाता है। ठीक है ना, तो जो उल्काब होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में हमारी पृथ्वी में आते हैं और आग पकड़ लेते हैं, नहीं आग का गोला होते हैं। ठीक है, टूटता तारा के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ठीक है ना, अन्य से जो भिन्न है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, यानी पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पे ग्रीस, कोयला और पैराफिन जो मोम है ये एक ही है, लेकिन पेट्रोल जो है ये आपका अलग है।
तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखिए ये इसमें 75 क्वेश्चन है, जो सभी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगी, आपको मेन इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ। PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनना है। पेट्रोलियम से चुनना है सही अभिलक्षण क्या है, यानी पेट्रोलियम के लक्षण क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी बदबूदार होता है, ये गाढ़ा होता है और गहरे हरे रंग का ये तेल होता है। ठीक है ना, पेट्रोलियम का लक्षण ये होते हैं। पेट्रोलियम किस तरह का होता है, तो गाढ़ा होता है, गहरे हरे रंग का होता है और बदबूदार होता है। इसी तरह से मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जो मधुबनी चित्र होती है ये कहाँ की है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ये बिहार की फेमस चित्रकला है मधुबनी, ठीक है, ये कला है एक। और चित्रकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं, मधुबनी में कौन से रंग उपयोग किए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, यानी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से मधुबनी चित्र बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा यानी ब्रांज जो होता है के विषय में जिनका उपयोग गोलकुंडा में किले में मिली तोप में किया गया था, यहाँ पे सही कथन अब आपको चुनना है, सही जवाब इसका देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कांसा यानी तांबा कॉपर जो होता है तथा टिन की मिश्र धातु है। ठीक है ना, कांसा जो है तांबा तथा टिन यानी कॉपर और टिन को मिला के ही कांसे का निर्माण किया जाता है, तो उसका मिश्र धातु होता है। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, यानी अल बरूनी किस देश का था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, यानी अब चिपको आंदोलन के मेन कौन थे, किसने नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुंदर लाल जो बहुगुणा है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सुंदर लाल बहुगुणा से पूछे जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ये चीज़ है, इसलिए आपके लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। और तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण संघ नामक समूह जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, यानी भारत में जो एक वृक्ष है जो संकटग्रस्त है, यानी कि वो लुप्त होने वाला है, वो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदन जो वृक्ष है अब वो लुप्त होने की कगार पे है। भारत में कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं। अब कौन से ऐसे जीवमंडल आवास हैं जो विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है जीवमंडल आवास है वो विश्व के जीवमंडल आवासों से लिया गया है। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है वो कैसा क्या है, जीवमंडल आवास के रूप में रखा गया है इसको। ठीक है, थोड़ा इसको माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है। कौन सा कारक है जो वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। ये एक कारक है जो वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि पशु जो होता है वो वनस्पति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य भी वनस्पति पर निर्भर करते हैं, कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं, लेकिन चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं, ये गलत है। इसलिए ये वनस्पति के महत्व पर योगदान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके इसमें 75 क्वेश्चन हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसे ले लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 7 यानी कि 50 क्वेश्चंस इसमें हैं और 25 क्वेश्चंस उसमें थे, यानी 75 टोटल क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। और इसका जो आंसर भी है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो आप आराम से आंसर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF आप ले लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।